चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। हमारी जो रिविजन्स हैं 8 दिन की, उनको देखते हैं कैसे है, कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, कल से आपका टाइम 4:30 पे हुआ करेगा। 4:30 से लेके हम 7 ओ क्लॉक तक चलेंगे बीच में। आज तो 4 बजे स्टार्ट हुई है, कल से 4:30 पे हम इसको स्टार्ट किया करेंगे। तो ये प्लानर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया होगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो तो R1 बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ नहीं रहा होगा। हर बच्चे ने R1 की होगी, प्रैक्टिस भी की होगी और हर चीज़ उसको याद भी हुई होगी काफ़ी हद तक। ना हमने क्या सिर्फ करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको एक दफ़ा रिवाइज करना है और हम रिवीजन करेंगे कुछ पास्ट पेपर्स की फॉर्म में। आज हम स्टार्ट करेंगे एनपीओ से, बेसिक एनपीओ। और अभी जो स्प्रिंग 2024 का पास्ट पेपर आया है रिसेंट अटेम्प्ट का, हम वो कर रहे होंगे। डे 2 के ऊपर हमने एएसएनपीओ जो है वो करना है। और उसके बाद जो हमारे कुछ सवाल होंगे, एस्टेक क्लब हो गया, सिरस क्लब हो गया और मेहताब वेलफेयर, वो हम कर रहे होंगे। उसके बाद डे 3 के ऊपर एसओसीआई के पास पेपर्स होंगे। डे 4 के ऊपर ईपीएस के पास पेपर्स जो है हम कर रहे होंगे। 5 के ऊपर बोरिंग कॉस्ट के पास पेपर्स जो हैं वो होंगे हमारे। 18 के डे 6 के ऊपर हम IS16 के कंबाइंड पास पेपर करेंगे। 7 के ऊपर रेशियोज के पास पेपर और 8 के ऊपर हम IS8 के पास पेपर्स कर रहे होंगे। आप अक्सर कहते हैं जी हमें बेंचमार्क क्वेश्चन बताएं जो हमें एटलीस्ट करने चाहिए, तो जितने बेंचमार्क क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे लाइव ही करवा दूंगा, बिकॉज आई एम बिलीविंग डैट कि आप लोगों को अब इन टॉपिक्स में कोई इश्यू वगैरह नहीं होंगे। तो ये 8 दिन की एक्सटेंसिव पास्ट पेपर का सेशन है जिसमें हम कंसेप्ट भी रिकॉल करेंगे और पास्ट पेपर भी कर रहे होंगे। तो तकरीबन हमने अब इन 8 दिनों में पूरी किताब में से कोई 25 के करीब सवाल करने हैं। और जो स्प्रिंग 24 का पास्ट पेपर है हमारा रिसेंट अटेम्प्ट का, वो सारे का सारा जो है हम क्लास में ही सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको किसी कंसेप्ट में इशू है, किसी चैप्टर में इशू है, उसको अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका स्कैन कर लीजिएगा कोड को। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके स्मार्ट बैच में पहुंच जाएंगे। तो उस स्मार्ट बैच में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और आप किसी भी टॉपिक जो आपको अगर नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, आप उसको जाके वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कोड को स्कैन करेंगे तो गालिबन आपका R1 का ये स्मार्ट बैच खुल जाएगा। इसमें हर टॉपिक जो है आप यहाँ पे जाके बाय नो के ऊपर कूपन लगाइएगा। आई गेस अब तो पढ़ ले कूपन है वो लगाइएगा, तो आपके पास पूरे स्मार्ट बैच की एक्सेस जो है वो आ जाएगी। तो जो सा टॉपिक फॉर एग्जांपल आपको बोरिंग कॉस्ट में मसला है तो बोरिंग कॉस्ट में जाएं। बोरिंग कॉस्ट की लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हम देखें 15-14 मिनट की वीडियोस हैं और 7 पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल करेक्शन ऑफ एरर से मसला है तो इसकी 22 मिनट की, 13 मिनट की, 17 मिनट की वीडियो जो है वो आपको मिल रही होगी। अगर आपको कैश फ्लो में मसला है तो कैश फ्लो देख लें, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 28 मिनट का, ये आपको मिल रहा होगा। तो आपने कोई कंसेप्ट रिवाइज करना हुआ उसके लिए ये स्मार्ट वे पे चले जाएं, आपका इजीली कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो गया। जैसे रीपेमेंट्स ऑफ ग्रांट में मसला आ रहा है सिर्फ रीपेमेंट्स में, तो ये 1 2 3 4 वीडियो देख लें, आपके रीपेमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ईपीएस में मसला आ रहा है आपको, आप यहाँ पे जाएं, आपका डिलीवरी ईपीएस जो है वो हो जाएगा। तो जिन चीज़ों को आपने एक्सेस करना हो आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, उनको इजीली एक्सेस करके प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब जो इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स हैं हम सिर्फ वही करेंगे ताकि हमारी तैयारी जो है वो बेहतर हो जाए। बिकॉज आई एम बिलीविंग डैट कि अगर आपने वहाँ पे भी बेहतर तरीके से परफॉर्म किया था तो सिर्फ पास्ट पेपर्स ही होते हैं जो एट द डे एंड आपको तंग कर रहे होते हैं, तो वो हम यहाँ पे परफॉर्म आउट कर रहे होंगे। तो ये क्यूआर कोड है, इसका स्कैन कर लीजिएगा। इसकी बेसिस पे जाके आप सारे के सारा जो भी टॉपिक एक्सेस करना हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्केजूल आपके पास होना चाहिए। इवन दो अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जी मैं लाइव क्लास ना लूँ और मैं खुद प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मुझे मिनिमम क्वेश्चंस बता दें कौन कौन से हैं जो प्रैक्टिस करने चाहिए। तो यही मिनिमम क्वेश्चंस हैं टॉपिक के। अगर आप यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डैट विल बी इनफ फॉर यू। तो ये स्केजूल जो है हमने तकरीबन हर एक के साथ शेयर किया हुआ था और हर जगह पे हमने इसको अवेलेबल भी किया हुआ है। तो ये स्केजूल आपके पास जो है वो हमेशा होना चाहिए। हम चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनपीओ। हम एनपीओ पूरे का पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिकॉज एनपीओ बहुत प्रॉब्लम बना हुआ है आप लोगों के लिए।
और आपको एनपीओ प्रॉब्लमेटिक भी लग रहा होता है, तो एनपीओ को हम सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये फिर उसी फास्ट ट्रैक में अपलोड भी हो जाएगा एनपीओ, ताकि आप इसको वहाँ से भी एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो एनपीओ हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है और आपने ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बनाया हुआ है। इम्पोर्टेंट से ज़्यादा आपने इसको एक मुश्किल चैप्टर जो है वो कंसिडर किया हुआ है। हालांकि एनपीओ को अगर जिस तरह मैं बताता हूँ अगर आप उस तरह करें तो एनपीओ आपका कदरे एक आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, जिसमें आपको ऐसा कोई किसी किस्म की कोई न्यू रूल्स नहीं सीखने, कोई नया आपने कंसेप्ट नहीं सीखना, बल्कि बेसिकली क्या है, ये जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपने उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग सीखनी है। अकाउंटिंग भी नहीं, आपने उनकी रिपोर्टिंग सीखनी है कि किस तरह उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो रिपोर्ट की जाएंगी। देखिए अभी तक हम जितनी भी एंटिटीज़ के बारे में सारा कुछ पढ़ते आ रहे हैं वो हमारी बिजनेस एंटिटीज़ थी। हम बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में सारा पढ़ते आए हैं। इन बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में ही हमने क्या देखा है अभी तक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सीखा बनाने के लिए, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास सेल्स गिवन होती हैं कि जी ये हमारी सेल्स हैं, इन सेल्स में से हम लेस करवाते हैं, जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं वो हम लेस करवाते हैं, तो मेरे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। फिर इन ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने वहाँ पे सीखा था कि हमारे एक्सपेंसेस लेस होते हैं, तो मेरे पास क्या आता है स्टेटमेंट में, इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो कहला रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। बाकी जो है हमारे पास हमने देखी थी, हमारे पास फिर बैलेंस शीट भी हमने बनानी सीखी थी, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, अगर हम उसकी बात करें तो हमें पता है कि हमने अपने एसेट्स जो हैं वो शो करने होते हैं। उसके बाद उसमें से हम अपनी इक्विटीज़ शो करते हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो शो हो रही होती हैं। इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ का सम एसेट्स के और इसके दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारा कुछ आप लोग ना सीख के आए होते हैं। एनपीओ में आप कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे। एनपीओ में ये सारे जो आपने सीखे हैं देवर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। ये क्या थे आपके प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस से, यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे थे, यहाँ पे सेल्स वगैरह कर रहे थे। हम किसकी अकाउंटिंग करने लगे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि भाई यहाँ पे कारोबार नहीं हो रहा, यहाँ पे चैरिटी हो रही है, वेलफेयर हो रही, तो उनके लिए अकाउंट्स बनाएंगे। तो जाहिर बात है वहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट जो है वो नहीं होगा, वहाँ पे हमारे पास सेल्स जो है वो नहीं होगी, वहाँ पे हमारे पास शेयर्स जो हैं वो नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। लेकिन ये है एक वो पर्सपेक्टिव जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो चेंज होगा। जी वो सेल नहीं करते, उनके पास शेयर्स नहीं है, उनके पास इक्विटी नहीं है, उनके पास प्रॉफिट नहीं है, ये तो है। अब इन दोनों स्टेटमेंट की अगर बात करें, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, तो ये जो बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स होते हैं ये, और लाइबिलिटीज ये तो सेम रहेंगी इसमें भी। मतलब जो अगर मैं एनपीओ की काउंटिंग कर रहा हूँ, जिस तरह मैं एसेट्स लिखता हूँ, मैं एसेट्स इसी तरह रिकॉर्ड करता आया हूँ। IAS 16 के मुताबिक एसेट रिकॉर्ड करना सीखे हैं, IAS 40 के मुताबिक देखा, 36 अप्लाई किया, 20 अप्लाई किया है, तो ये सारे हम सीख के आए हैं। तो एनपीओ के एसेट्स भी इन्हीं के मुताबिक रिपोर्ट होंगे। एसेट्स में तो कोई किसी किस्म की तब्दीली, कोई किसी किस्म का चेंज हमें नहीं मिलेगा। लाइबिलिटीज की बात करें, हम अज़ल से मतलब ज़माना जahलियत से जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, पीआरसी में थे, उस वक़्त के हम अपनी लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, तो लाइबिलिटीज़ भी सेम उसी तरह रिकॉर्ड होंगी। वही लोन्स जो हैं वो इसमें आएँगे, वही शॉर्ट टर्म लोन इसमें आएँगे, वही पेएबल्स जो हैं इसमें आ रहे होंगे। सारा कुछ हम इसी तरह से क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो सर इस बैलेंस शीट में एसेट्स हमारे सेम हैं, लाइबिलिटीज़ हमारी सेम है। आप पूरी ज़िंदगी में एसेट्स कैलकुलेट करते आए हैं, पूरी ज़िंदगी में लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करते आए हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सेम रिकॉर्ड होगी। फ़र्क कहाँ पे आएगा, इक्विटी। तो इक्विटी में भी फ़र्क जो आएगा वो हम देख लेते हैं। जो आपको एक नई चीज़ लर्न करनी पड़ेगी वो इक्विटी के पर्सपेक्टिव पे है। फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एनपीओ में तो हम कभी भी नहीं बनाते, बिकॉज़ इसमें प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। इसमें हमारा अकाउंट बनता है जो होता है, इसे हम कहते हैं इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसमें क्या है, इसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे एक्सपेंसेस तो सेम ही है। मतलब जिस तरह आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते आए हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आपने सेम उसी तरह से उसी वे में रिकॉर्ड करना है। वही रेंट पेएबल होगा, वही सैलरीज पेएबल होंगी, उसी तरह से डेप्रिसिएशन होगी, उसी तरह से बिल पेएबल आएँगे, उसी तरह लॉसेस निकाले जाएँगे, उसी तरह से वेजेस पे होगा, हीटिंग, लाइटिंग सारा कुछ उस तरह पे होगा। एक्सपेंसेस भी सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे सेल्स है, इधर सेल्स नहीं होगा और हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? रेवेन्यू देखना पड़ेगा कि इनके पास रेवेन्यू कैसे आता है। तो सर जब आप एनपीओ कर रहे हो, आप एनपीओ को पहली बात से अपने दिमाग का एक कीड़ा मार लें कि आप एक नया टॉपिक कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग अ न्यू टॉपिक, आप नया चैप्टर नहीं कर रहे। आप वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं जो आप आईटीए से पढ़ के आ रहे हैं, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, वही बैलेंस शीट बना रहे हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे है? आपने रेवेन्यू में देखना है क्या डिफरेंस आ रहा है और आपने इक्विटी में देखना है क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है और ये भी नया नहीं पढ़ना आपने। आप लोगों ने सब ने गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हैं वो पढ़ी होंगी और गवर्नमेंट ग्रांट्स में आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं होगी। इन गवर्नमेंट ग्रांट में जब आप सीखते आए थे, तो गवर्नमेंट ग्रांट में आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का कंसेप्ट जो है वो सीखा होगा कि ग्रांट मिलेगी तो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको डेफर्ड करके हम उसको जैसे जैसे हम अपनी परफॉर्मेंस करते जाएंगे हम उसको रियलाइज करते जाएंगे। क्या आप सब लोगों ने ये गवर्नमेंट ग्रांट में पढ़ा हुआ है? क्या आप सब लोगों ने ये गवर्नमेंट ग्रांट में पढ़ा हुआ है कि ग्रांट मिलेगी, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, डेफर्ड कर ली 5 सालों के लिए, जैसे-जैसे हमारी परफॉर्मेंस हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे हैं। सर जो वहाँ पे पढ़ के आए हो, अल्लाह का पक्का वादा उठा लें, हमारा वही डेफरल मेथड है सारा ये। हमें आज डोनेशन मिल गई है, हमें आज फंड मिल गया 5 सालों के लिए, हमने उसको क्या करना है 5 सालों में तक़सीम करके जितना-जितना फंड डिवाइड करेंगे, अपनी प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाना है। अगर आपको वो गवर्नमेंट ग्रांट में, डेफर्ड ग्रांट में कोई मसला फेस नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मसला नहीं होना चाहिए। डेफरल हमने उसी वे में करना है। मुझे आज डोनेशन मिल गई है जी 5 साल के बाद बिल्डिंग बननी है, तो लिख लो, बिल्डिंग बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रिकॉग्नाइज़ करते जाएँगे, तो सर सिंपल है। ये चैप्टर लिटरली सिंपल है, इसको जान के आप लोगों ने हवा बनाया होता है। तो ये सारी बातें हैं, हम पहले कुछ बेसिक एनपीओज़ देखते हैं, हम बेसिक अपने कांसेप्ट्स को रिकॉल करते हैं कि इसमें भाई है क्या? फिर इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है, जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप दुनिया जहान का सवाल पकड़ लें, आपका सवाल हो जाएगा। तो जिस तरह अब कैश फ्लो में सिखाया था ना कि मार्क्स सिक्योर किस तरह करने हैं, इसमें भी आप बड़ी जल्दी से, बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और इनकम एक्सपेंसेस के ऊपर हम बनाएँगे, तो हमारा लास्ट चैप्टर है। अब बेसिकली इसमें हमने देखना क्या-क्या है, पढ़ना क्या-क्या है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशंस हैं क्या और कौन-सी होती हैं, उनको हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई एनपीओ कहते किसे हैं, कौन-सा एनपीओ नहीं होता, उसको देखेंगे। फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसको देखेंगे। एसओएफपीज़ इनकी कैसे बनेंगी, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एएसएनपीओ वो हम देखेंगे। फिर एएसएनपीओ की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि ये रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है, डेफरल के ऊपर या रिस्ट्रिक्टेड के ऊपर उसको देखेंगे। इन्वेंट्री से कैसे रिकॉर्ड करना है और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक इसका पार्ट ये है जिसमें स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दे दी है। स्टैंडर्ड ने गाइडेंस क्या दी है? भाई ये ₹100 आ रहा है, ये ₹100 में से ₹20 ऐसे शो कर दो, ₹10 यहाँ पे शो कर दो, ₹70 इस तरह शो कर दो। स्टैंडर्ड ने हमें ये गाइड दी है। स्टैंडर्ड ने कह दिया कि भाई अगर आपको किसी ने डोनेशन में कोई दवाइयाँ दे दी हैं, इन्वेंटरी दे दी है, तो वो दवाइयाँ आपने किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, स्टैंडर्ड हमें सिर्फ़ ये गाइडेंस देता है। ये गाइडेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके ऊपर है? आपकी ये गाइडेंस आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरप्रिटेशन के ऊपर और प्रेज़ेंटेशन के ऊपर है कि भाई प्रेज़ेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। 100 की चीज़ है, 5 सालों के लिए मिली है, तो कैसे रिकॉर्ड करोगे और कैसे नहीं रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ़ उसके ऊपर गाइडेंस देता है हमें स्टैंडर्ड। आप इस पूरे चैप्टर में नया कांसेप्ट सिर्फ़ एक ही जगह जाके पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई कांसेप्ट नहीं पढ़ रहे। आपकी हर पुरानी चीज़ ही क्या होगी, इसमें रिकॉल हो रही होगी।
हर वो प्रोडक्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ के आए हैं, हम वही इसमें क्या करेंगे, रिकॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लेके चलते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और इसको हम देखते हैं क्या है और क्या नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे, मैं पहले हम बेसिक एनपीओ डिस्कस करेंगे। बेसिक एनपीओ पे सारे आपको कंसेप्ट्स जो हैं वो समझाऊंगा कि यार एनपीओ इस तरह से काम करती है, ये इसके फंड्स हैं, ये फंड्स के टाइप्स होती है, इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जब हमें बेसिक एनपीओ की समझ आ जाएगी, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम जाके उसको साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिंक कर देंगे कि एएसएनपीओ कहता है कि यार डेटर्स को इस तरह रिकॉर्ड करना है, एएसएनपीओ कहता है कि भाईजान इन्वेंट्री इस तरह रिकॉर्ड करनी है। सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो सबसे लिए हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, हम अपनी कैश बुक बना रहे होते हैं। आप इसे कह सकते हैं ये कैश अकाउंट है। बेसिकली क्या है, ये कैश अकाउंट है। कैसे, रिमेंबर वो तमाम एंट्रीज जिसमें आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट का मतलब है बैंक, इसमें कैश या बैंक आपका डेबिट हो रहा है, आपके बिजनेस से पैसा आ रहा है, आप वो लिखेंगे डेबिट साइड के ऊपर। वो तमाम एंट्रीज जिसमें से आपका कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है, वो हम कहाँ लिखेंगे, जो हमारे क्रेडिट साइड हैं हम वहाँ पे लिख रहे होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, बट प्रैक्टिकली हमने ये कैश बुक ही बनाई हुई है। हमारे पास कैश इन हैंड या बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो जो हमें पैसे मिलेंगे, आपको सब्सक्रिप्शंस रिसीव हो रही हैं, कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई होंगी वो यहाँ लिख लेंगे। आपने फंक्शंस करवाए, फंक्शन से ग्रॉस रेवेन्यू मिला, वो यहाँ आ जाएगा। आपने लैंड सेल किया, अब फॉर एग्जांपल आपने लैंड लिया था और लैंड की कॉस्ट जो है आपकी 100 रुपीज़ थी, आपने लैंड सेल किया और लैंड सेल हुआ 150 का। अब ये 50 का जो गेन है, ये गेन तो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट यहाँ पे आपका 150 जो है वो हम क्या करेंगे, शो कि बिजनेस में कितना आया पैसा, 150 रुपये का आया। आपको बैंक इंटरेस्ट मिल रहा होगा, बिक्वेस्ट मिल रहा है, इनकम्स मिल रही हैं, डोनेशंस मिल रही हैं, उसके अलावा कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव हो रही है, वो आपकी कहाँ आएगी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आएगी। फिर जो एक्सपेंसेस आप कर रहे होंगे, आप पेमेंट्स कर रहे हैं, रिपेयर्स, टेलीफोन, आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं, कैश क्रेडिट कर रहे हैं, बिल एक्सपेंसेस, सैलरीज पे कर रहे हैं, वो सारे हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे, और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। तो सर ये कैश बुक है, यही इसकी बनती है। अब इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में है वो आपको क्या होते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपसे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो फाइंड आउट करवाता है कि मुझे बता दें ओपनिंग बैलेंस की मतलब कैश इन हैंड कितना है, क्लोजिंग बैलेंस बता दें क्या होगा, एक हमसे वो फाइंड आउट करवाता है। दूसरा वो हमसे फ्रॉड जो है वो फाइंड आउट भी करवाता है, और ये माजी में कुछ पुराने पास पेपर्स में फ्रॉड गिवन है पेपर में कि भाईजान वो हमसे फ्रॉड भी क्या कर रहा होता है, कैलकुलेट करवा रहा होता है। अब फ्रॉड कैसे कैलकुलेट कराएगा, कहेगा जी हमारा जो बैंक बैलेंस है, जो एज पर बैंक स्टेटमेंट आया है, वो दिस एक्स अमाउंट है, अकाउंटेंट ने ये दिस एक्स अमाउंट लिखी हुई है, तो बताएं कितना फ्रॉड हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम सारे डेबिट्स लिखेंगे, हम सारी क्रेडिट्स जो हैं वो लिखेंगे, और जो बैंक अकाउंट के साथ बैलेंस टैली ना हुआ, जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा,
वो हमारा फ्रॉड जो है वो कहला रहा होगा। ठीक है। तो इस रिपेयर एंड पेमेंट, ये 8 नंबर का आपसे अकाउंट जो है वो बनवा सकता है, और इस 8 नंबर के अकाउंट से फ्रॉड के अमाउंट जो है वो आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। इज दैट क्लियर? तो पहला सवाल तो ये है रिस्ट्रिक्शन पेमेंट अकाउंट बनाने का। दूसरा है, अब हमारे पास सवाल कि आपने अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसको बनाने की दो फॉर्म्स हैं, एक अकाउंट फॉर्म में बनता है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में। हम जब हमने बनाना है, हमारे सिलेबस जो है वो सिलेबस में स्टेटमेंट फॉर्म रिकमेंडेड है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना होता है। तो अकाउंट फॉर्म में अगर बात करें तो जो हमें इनकम्स मिलेंगी, सब्सक्रिप्शन इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी, डोनेशन हो गई, मेंबरशिप फ़ी होगी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी होगी, वो सारी आती हैं हमारी ऑन क्रेडिट साइड। जो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेबिट साइड आ जाएंगे। अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, इसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, और इसको हम नाम देते हैं किसका, सरप्लस का। ये मेरा क्या है, सरप्लस है। तो पहला तो है कि हम इसको स्टेट अकाउंट फॉर्म में बनाएं, लेकिन अकाउंट फॉर्म में हमें रिकमेंडेड नहीं है, हमने इसको बनाना है स्टेटमेंट फॉर्म में। तो ये मेरा एक बुनियादी फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का। अब देखो, ये आपके सामने फॉर्मेट है, आप इसका नाम इसको बस डी बैच कर दें, डी नेम कर दें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना गिवन हो। ये सवाल आएगा, 10 नंबर का सवाल होगा, 8 नंबर का सवाल होगा, 15 मार्क्स का सवाल होगा। अगर 15 से 20 मार्क्स का सवाल है तो साथ बैलेंस शीट भी इन्वॉल्व होती है। अब इस सवाल में अगर ये 8 नंबर का सवाल है ना, तो सर इन 8 नंबर में से 4 नंबर जो हैं वो तो एक्सपेंसेस के होते हैं, और ये एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना आपको बड़ी अच्छी तरह से आते हैं। इन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते करते आपकी उम्र बूढ़ी हो गई है, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हड्डियों में ताकत नहीं रही है आपकी, बुढ़ापा आपके आ गया, क्योंकि आपको पता है यार, रेंट फॉर द ईयर होगा वो मैंने यहाँ पे लेस करवाने ही करवाने हैं, बिल लेस करवाने ही करवाने हैं, डेप्रिसिएशन लेस करवानी ही करवानी है, रिपेयर्स जो हैं वो लेस करवाने ही करवाने हैं। तो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर जो भी उस क्लब के गिवन होंगे, जो भी उस लाइब्रेरी के गिवन होंगे, वो सारे आपने क्या करवाने हैं, यहाँ पे लेस करवाने हैं। तो क्या एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन तो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। ये सवाल जब आपको आएंगे, अगर 10 नंबर का सवाल भी है, उन 10 नंबर में से 6 नंबर के एक्सपेंसेस तो नहीं होंगे, 4 नंबर के होंगे। तो 4 नंबर में प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, वो आप क्या कर लेंगे, फौरन लिख लेंगे। हाँ, बात आएगी इनकम के ऊपर। अब इसकी इनकम टेढ़ी है, फॉर एग्जांपल जी, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर वो हम लिखेंगे, डोनेशन फॉर द ईयर लिख लेंगे। अब इंटरेस्ट मिला, इनकम आ जाएगी। अगर ये कोई कॉफ़ी शॉप बार वगैरह रन कर रहे हैं, कोई आइसक्रीम पार्लर रन कर रहे हैं, उसकी इनकम आ जाएगी। कोई टूर्नामेंट करवाया, उसके प्राइजेस जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे तो इसके पास इनकम आ जाएगी। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पे सीखना क्या है, इसकी इनकम की कैलकुलेशन सीखनी है कि एक एनपीओ के पास इनकम आनी कहाँ से है और कहाँ कहाँ से नहीं आनी। देखें, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जो है वो एनपीओ है। अब लाइब्रेरी के पास इनकम कहाँ कहाँ से आएगी, लोगों ने मेंबरशिप फी ली हुई है, लोग उसको डोनेशन दे रहे हैं, लोगों से वो सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं, बुक इशुएंस के पैसे दे रहे हैं, ये उनकी इनकम है। उसी लाइब्रेरी ने क्या खोला हुआ है, एक कैंटीन खोला हुआ है, वहाँ पे लोग आते हैं, चाय पीते हैं, उसके पैसे आते हैं, वो भी अपनी इनकम में डालते हैं। तो ये इनकम्स हमने कैलकुलेट करना जो है वो सीखनी है। तो अब खुद सोचें, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, ये आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है, आपके सामने सारा कुछ मौजूद है। क्या इसमें एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके सामने फॉर्मेट है, इसमें मैक्सिमम एक आधी एडजस्टमेंट और होती है, बाकी हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। क्या ये इसमें ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है?
सिर्फ इनकम की कैलकुलेशन है और वो हम यहाँ पे भी सीख लेते हैं। अब सेम अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे हैं, आप छोड़ दें अभी आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल माइंड को सोच रिलैक्स करें। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर ये एनपीओ ना होता तब भी आपका नॉन करंट एसेट्स वैसे रिकॉर्ड होना था। IAS 16 के मुताबिक जी, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, ये आपके पास लैंड है, ये आपके पास बिल्डिंग है, ये आपके पास इक्विपमेंट है, वो आपके क्या रिकॉर्ड होने थे, इस तरह रिकॉर्ड होने थे। करंट एसेट्स में आपके कैश, बैंक, प्री पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी इसी तरह रिकॉर्ड होनी थी, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर आप लाइबिलिटीज के ऊपर आए, लाइबिलिटीज में भी कोई मसला नहीं है। इसका मतलब एसेट्स करंट भी सेम है, नॉन करंट एसेट भी सेम है, करंट लाइबिलिटीज भी सेम आपकी बनती हैं। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या एक चीज़ पढ़नी है नहीं जाके, एक्यूमुलेटेड फंड। अब मसला क्या हो रहा है, मतलब जो हम चीज़ कर रहे हैं, हम वहाँ पे रेवेन्यू पढ़ते आए हैं, इस रेवेन्यू को हम रिप्लेस कर देंगे इनकम से, और हम इस इनकम के सोर्सेज जो हैं यहाँ पे देखेंगे। वहाँ पे हम इक्विटी पढ़ते आए हैं, मतलब शेयर कैपिटल पढ़ते आए हैं, और यहाँ पे हम इक्विटी को रिप्लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड फंड से या जनरल फंड से रिप्लेस कर देंगे। तो ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पर सीखनी है। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखते हैं रेवेन्यूज के बारे में, रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, और एक बेसिक एनपीओ देखते हैं किस तरह चलती है। अब एनपीओ में स्कूल्स, हॉस्पिटल, क्लब, लाइब्रेरी, ये सारा कुछ शामिल है। एक डिस्पेंसरी है या एक स्कूल है, नॉन प्रॉफिट बेस्ड स्कूल है, या एक आपने हॉस्पिटल खोल दिया है, आप देखेंगे भाई इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कहाँ से आएगा, वो तो चल रहा है ज़कात के ऊपर, वो चल रहा है चंदों के ऊपर, वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, उनके पास रेवेन्यू सोर्स क्या होगा, डोनेशन कैसे रिकॉर्ड होनी है, सब्सक्रिप्शन कैसे रिकॉर्ड होनी है, मेंबरशिप फ़ी कैसे रिकॉर्ड होनी है, इनको हमने यहाँ पे क्या करना है देखना है। अब जब एनपीओ जब आप कर रहे होंगे ना, जब एनपीओ कर रहे होंगे, एनपीओ करते हुए एनपीओ के चैप्टर से पहले जब आप स्टार्ट करेंगे, तो IAS 20 को जाके एक दफ़ा आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, और IAS 20 में जाके ख़ास तौर के ऊपर जो रिकग्निशन क्राइटेरिया है वो भी पढ़ लीजिएगा। बिकॉज इन एनपीओस को गवर्नमेंट जो है वो भी ग्रांट्स दे रही होती है, गवर्नमेंट भी फंड दे रही होती है। तो हम वहाँ पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हम इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, और कैसे हम उसको लेके चल रहे होंगे। अब हम रेवेन्यू की बात करते हैं कि जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पास एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज क्या होती है, कि कहाँ कहाँ से पैसा जो है कमा सकते हैं, वो हमने क्या करना है देखना है। इनको डोनेशन मिल सकती है, इनको इन्वेस्टमेंट इनकम मिल सकती है, इनको लाइफ मेंबरशिप फी मिल सकती है, सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको अगर हाईलाइट करूं तो एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डोनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है ये। सर एनपीओ को अगर मैं मज़ीद इसको डीप डाउन ले आऊँ, इसको मज़ीद इसके पार्ट्स बना लूँ, सिर्फ ये 4 चीज़ें जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये हमारे हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, इनको हम देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे हमने इनको रिकॉर्ड नहीं करना। गॉट इट? अब इससे पहले जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे ना, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे रिकॉल करते हैं, वो है डेफर्ड का। वो किसका है? डेफर्ड का। डेफर्ड इनकम का कंसेप्ट हमने रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपको आज एक अमाउंट मिली है, और वो अमाउंट मिली है आपको 5 लाख रुपया। क्या मिली है? 5 लाख रुपया। और ये अमाउंट आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए मिली है। तो हम इसे किस तरह रिकॉर्ड करते थे कि आपको आज 5 लाख रुपया मिला है, आप इससे जाके अपनी डेफर्ड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते थे कि ये मेरी क्या है, 5 लाख रुपए की डेफर्ड लाइबिलिटी जो आपकी लाइबिलिटीज़ में आ रही है। अब वो जिस पर्पस के लिए मिली होगी, अगर वो पर्पस पूरा होगा, तो हर साल आप क्या एंट्री पास करते थे, आपकी डेफर्ड लाइबिलिटी जो है वो अगर 5 साल के लिए मिली है तो 5 लाख, इसको डिवाइड किया हमने 5 पे, तो क्या जवाब आ गया हमारे पास? 1 लाख आ गया। तो हमारी डेफर्ड लाइबिलिटी जो है वो 1 लाख से डेबिट होती थी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा 1 लाख से क्रेडिट होता था। क्या ये सारा कुछ आपको याद है? गवर्नमेंट ग्रांट्स में हमने इसके जुमा बाजार लगा दे, सवाल कर करके ये सारा कुछ याद है ना?
तो ये चीज़ आपने बस याद रखनी है कि हमें यहाँ पे मेंबरशिप फ़ी मिल रही होगी। हमें अब ये चीज़ सिर्फ़ इसी कंसेप्ट को लेके चलो, आपका एनपीओ पूरा न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से हो जाए। बिकॉज़ हमारे पास एएस एनपीओ जाके ना फंड अकाउंटिंग थ्योरेटिकली है कि जी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड होता है, एक डिफर्ड फंड मेथड होता है। रिस्ट्रिक्टेड फंड सिर्फ़ किताब में थ्योरी की हद तक है, न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व करने हैं वो हमने इस डिफर्ड मेथड से करने हैं। तो यही मेथड है। आपको जी इन्फॉर्मेशन मिल गई है 5 सालों के लिए, तो 5 साल के लिए मिली है, अभी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको इनकम का पार्ट बन, तो ये सारा कुछ हमने जो है इसमें सीखना है। तो वन बाय वन चलते हैं, हम अपने रेवेन्यू के सोर्सेज की डिस्कस करते हैं, क्या है और क्या नहीं है और कैसे हम इनको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको एंट्रेंस फ़ी वगैरह जो है वो मिल रही होती है। आपने एंट्रेंस फ़ी रखी होती है अपनी लाइब्रेरी की, अपने क्लब्स वगैरह की, जो एंट्रेंस फ़ी है। अब जो एंट्रेंस फ़ी आपने बना लिया, ₹10, ₹15, ₹20 जो व्हाटएवर है, जब आपको कैश मिलेगा, कैश डेबिट होगा और इंटरेस्ट फ्री इनकम जो है आपकी क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। जब इसको रिसीव करेंगे, आप इसे क्या करेंगे, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर लेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट से भी इनकम मिलती है। अब एनपीओ जो है, एनपीओ फंड्स लेती है और फंड्स लेके उनको इन्वेस्ट करती है, बैंक के पास रखवा लिए, कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई बिल्डिंग ले, ताकि उससे चलता रहे। अब इन्वेस्टमेंट से 2 तरह की इनकम जो है मिल रही होती है। एक आपको इंटरेस्ट इनकम मिलता है जिसे हम रिटर्न्स कहते हैं। एक क्या मिलती है, इंटरेस्ट इनकम, इसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं कि भाई पैसा आ रहा है। दूसरी मिलती है डिस्पोज़ल के ऊपर जो गेन या लॉस होता है। देखिए जी, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, अकाउंट में रखवाए हैं, प्रॉपर्टी ली है, बॉन्ड्स ली हैं, व्हाटएवर, इन्वेस्टमेंट आपकी डेबिट हो जाएगी, कैश आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब उसमें से इंटरेस्ट वगैरह आएगा आपको, तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश या बैंक जो है, वो डेबिट हो रहा होगा। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज़ ऑफ करते हैं, बेचते हैं, तो फिर कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट जो आपने रखी थी वो क्रेडिट होगी और रिमेनिंग कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट से मुराद आपके पास बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके पास टीएफसीज़ हो सकते हैं, कुक सर्टिफ़िकेट्स हो सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ जो है आईएस 40 वाली, वो इसमें हो सकती है। अब एक एनपीओ ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है, उसको रेंट पे दिया, वो रेंट आ रहा है, तो रेंटल इनकम उसका पार्ट बने, उसको डिस्पोज़ ऑफ करेंगे, तो वो आपका यहाँ पे पार्ट बन रही होगी। फिर आती है हमारे पास लेगेसी। लेगेसी क्या होता है कि अगले कहते हैं भाईजान हम तो मरने लगे हैं, और जब हम मरने लगेंगे तो हमारा जो है ये पैसा, ये दौलत, ये जो है हम विरासत में इसको दे रहे हैं कि इस एनजीओ को दे देना, कि भाई मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बेतहाशा पैसा कमाया है, अब जब मैं मर जाऊँगा तो मेरा जो लेफ़्ट ओवर पैसा होगा वो इस इदारे को डोनेट कर देना, इस ऑर्गेनाइज़ेशन को दे देना, ये लेगेसी कहलाती है। अब एक एक बंदा है, उसने लिख के दे दिया। अब जो उसने लिख के दे दिया ना, तो हम अब कभी भी उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। जब वाक़ई हमें लेगेसी की अमाउंट रिसीव हो जाएगी, कैश डेबिट होगा और ये सारी किस्म निकल जाएगी, हमारी जनरल फंड में चली जाएगी। जैसे हमारे पास शेयर कैपिटल होता है ना प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस में, सिमिलरली एनपीओ में हमारे पास क्या होता है, जनरल फंड होता है। हम एनपीओ में जनरल फंड को कैरी कर रहे होते हैं। तो जो हमें लेगेसी से पैसे मिलेंगे, वो कहाँ जाएँगे, हमारे जनरल फंड में जा रहे होंगे डायरेक्टली। इज़ दैट क्लियर? तो ये कभी भी लेगेसी की अमाउंट जो है वो प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनेंगी। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा आपने समझना है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या है और क्या नहीं है। आप अक्सर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिम वगैरह जॉइन करते हैं, आप जिम वगैरह में जाते हैं और जिम की मेंबरशिप फ़ी वगैरह जो है वो देते हैं। 1 साल की मेंबरशिप मिलती है, 2 साल की, 5 साल की। अब ये आपने जो पे कर दिया, अगलों के लिए क्या है, इनकम है। अब ये मेंबरशिप फ़ी जो है ना, जब उनको मिलेगी, अब मेंबरशिप फ़ी 2 तरह की हो सकती है। एक है स्पेसिफ़िक पीरियड के लिए और एक है अनस्पेसिफ़िक, मतलब दे दी है, अब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जब तक हो तब तक वो रहेगी। अब हमने इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लब में एंटर होते हैं और क्लब वाले जो हैं, वो आपसे मेंबरशिप फ़ी लेते हैं 1 लाख रुपया, और वो कहते हैं भाईजान ये मेंबरशिप फ़ी जो है वो 10 इयर्स के लिए है। 10 इयर्स के बाद आपको अपनी मेंबरशिप रीन्यू करवानी पड़ेगी। अब उनको लग गया पता कि ये 10 साल के लिए है।
वो क्या करेंगे, जैसे ही उनको ये अमाउंट रिसीव होगी वो इसको डेबिट करेंगे कैश को, और इसको अपनी क्या बनाएंगे, डेफर्ड लाइबिलिटी बनाएंगे। भाई हमारी क्या है, ये डेफर्ड लाइबिलिटी है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल वो क्या करेंगे, इस डेफर्ड लाइबिलिटी में से 10,000 अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर हमारे पास स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, मुझे पता है 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, फिर क्या होगा भाई, जब मिला तो बैंक डेबिट में कैश डेबिट, और डेफर्ड इनकम जो है वो हमारी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, डेफर्ड इनकम डेबिट हो गया, और मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लाइफ मेंबरशिप या मेंबरशिप इनकम जो है वो क्रेडिट हो रही होगी। गॉट इट? ये पॉइंट समझ आया? उसके बाद है हमारे पास कि लाइफ मेंबरशिप फी है, स्पेसिफाई नहीं है, कहते भाई आ गए हो मेंबर बन जाओ। अब नहीं पता 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, 15 साल के लिए है, पता ही नहीं है, वो लाइफ मेंबरशिप फी है। अब असूल है कि जब तक मेंबर रहेगा ठीक है, मर गया तो खत्म हो गई। क्या है असूल, जब तक है मेंबर रहेगा, मर गया तो खत्म। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जब ये हमें फी मिली है ना, बैंक डेबिट हुआ, और हम इसको क्रेडिट कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फंड में। ये लाइफ मेंबरशिप फंड जो है ये हमारा लाइबिलिटी होती है, ये हमारी इक्विटी का पार्ट नहीं बनती। इसमें जितने ही मेंबर्स हैं वो हमें दे रहे हैं, हम उनको इस फंड में डालते जाते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, इक्विटी का पार्ट नहीं है। जैसे ही कोई मेंबर मर जाएगा या छोड़ के चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसकी अमाउंट जो है डेबिट करेंगे, और किसको क्रेडिट कर देंगे, जनरल फंड में। जब जनरल फंड में कोई अमाउंट आ जाएगी फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, यूजेबल हो जाएगी, हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। डन। उसके बाद है हमारे पास, हम कोई इवेंट्स करवा रहे हैं, इवेंट्स के ऊपर सरप्लस। फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइब्रेरी है, और आपने लाइब्रेरी के ऊपर बुक फेयर करवा लिया, स्पोर्ट्स डे करवा लिया, आपका स्कूल है आपने एक स्पोर्ट्स डे करवा लिया, आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो जो करवा रहे होते हैं उसकी बात करते हैं। देखो ये जो आपको ग्रॉस रेवेन्यू मिलेगा ना, ये वाला, ये जाएगा आपका रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। आप इसे कहाँ लिखोगे कि भाई मेरा ये शो हो रहा है रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब आप उसका प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस निकालेंगे, कि आपको बुक फेयर से कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको उस कलर डे से, उस स्पोर्ट इवेंट से, उस बुक फेयर से जो रेवेन्यू मिला होगा उसमें से जो कॉस्ट आपकी इनकर होगी वो लेस करेंगे। सरप्लस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड कर देना, अगर लॉस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके इसको अपना एक्सपेंस शो कर देना। हम इसको इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। ये भी क्लियर है? आसान है कि मुश्किल है? उसके बाद है टूर्नामेंट इनकम। अक्सर देखा होगा आपने, अक्सर न्यूज़ भी सुनी होगी, ख़ास तौर पर ये एसओएस हो गए और इस तरह के जो इदारे होते हैं, फलाही इदारे, ये टूर्नामेंट्स कराते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, कलर डेज हो गए, या ये मीना बाजार टाइप की चीज़ें करवा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स डे वगैरह होते हैं उनकी एंट्रेंस फी प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए, लेस करवाए, सरप्लस हुआ तो इनकम में ऐड, डेफिशिट हुआ तो इनकम में से क्या करवा देंगे, हम लेस करवा देंगे। डन। ये भी क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं, डोनेशन। डोनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डोनेशन का ना बेसिक असूल समझ लीजिएगा, बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिएगा। बिकॉज इस डोनेशन में पूरा जाके हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ लगेगा, एएसएनपीओ। इस डोनेशन पे लग रहा होगा कि भाईजान डोनेशन की है, कैसे रिकॉर्ड करनी है, अगले एसेट्स डोनेट कर गए हैं, अगले कैश डोनेट कर गए हैं, अगलों ने इन्वेंट्री दे दी है, अगलों ने मेडिसिन दे दी है,
तो डोनेशंस को हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी हम बेसिक यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे कि सर डोनेशन का कंसेप्ट है क्या, डोनेशन हम किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अभी हम इसको देखेंगे। फिर जाकर देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है, डेफर्ड करनी है या रिस्ट्रिक्टेड करनी है, वो हम वहाँ पे देख रहे होंगे। अभी डोनेशंस ना हमारे पास दो तरह की होती है, एक है स्पेसिफिक डोनेशन मखसूस पर्पस के लिए, और दूसरी है हमारे पास जनरल डोनेशन, बस आम डोनेशन आपने ले ली है और आम से डोनेशन आप लेके चल रहे हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिक डोनेशन के लिए, फॉर एग्जांपल जी आपके पास एक हॉस्पिटल है और आपका हॉस्पिटल जो है उसमें आप कहते हैं कि जी मैंने कार्डियो वार्ड जो है वो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अब आप जाके डोनेशन रेज कर रहे हैं, आपने जाके अपने चंदे के बॉक्सेस रख दिए हैं, आप बैनर्स लगा रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि भाई पैसा चाहिए, चंदा चाहिए, किसके लिए, कार्डियो वार्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए। वो बंदा आके अगर आपको इसके लिए डोनेशन देगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर स्पेसिफिक डोनेशन, कि भाई हम सिर्फ आपको इसके लिए डोनेशन दे रहे हैं और इसी में इस्तेमाल होनी चाहिए, फिर इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन। अब इस डोनेशन जो है ये रिलेटेड टू एसेट्स भी हो सकती है, कि जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशन चाहिए, एसेट बाय करने के लिए डोनेशन चाहिए, एक्सरे मशीन लेनी है, बुक्स लेनी है, स्कूल के फर्नीचर चेंज करने हैं, स्कूल में कूलर लगवाना है, वाइट बोर्ड चेंज करने हैं, ये एसेट्स के लिए भी डोनेशन होती है। और डोनेशन हमारी एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकती है, जी फलाने बंदे का इलाज कराने डोनेशन दे दें, सैलरीज पे करनी है, इनके लिए भी डोनेशन हो सकती है। तो एसेट्स के लिए भी हो सकती हैं और एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकती हैं। जहाँ पे डोनेशन रिलेटेड टू एसेट आएगा तो वहाँ पे आपके पास पूरा IAS 16 और रेलिवेंट एसेट सप्लाई हो रहे होंगे। एक है जनरल डोनेशन, कि भाई लोग आ रहे हैं डोनेट कर रहे हैं, वो आपको कुछ भी नहीं बता रहे कि भाई इसके लिए या इसके लिए, आपका दिल है आप यहाँ इस्तेमाल कर लो, सैलरीज में लगा लो, एसेट ले लो, ये आपकी क्या कहलाती है, जनरल डोनेशन कहलाती है। अगर आपको अवाम जनरल डोनेशन दे रही है, कोई मकसद नहीं है, बस चली जाती है, चंदा बॉक्स रखा हुआ है वहाँ पे लोग डाल रहे हैं, पैसे चले जाते हैं, तो जब डोनेशन मिलेगी कैश डेबिट और डोनेशन इनकम क्या हो जाएगी, आपके क्रेडिट हो जाएगी, बिकॉज ये आपके जनरल पर्पस के लिए है। ये किसके लिए है, आपके जनरल पर्पस के लिए है। तो इसको बस आप जब एक्सपेंस वर्कआउट कर रहे होंगे इससे पूरे कर सकते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन जो है उसको देखते हैं, ये यहाँ तो मिलेगी आपको एसेट परचेज करने के लिए, या आपको मिलेगी एसेट बिल्ड करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए मिल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी हम शौकत खाना वाले हैं, हमें कराची वाले जाना हॉस्पिटल, हमें दे दें डोनेशन। आप जाके कहते हैं कि मैंने आपको डोनेशन दी ही किसके लिए है, कराची के हॉस्पिटल के लिए, तो डैट इज स्पेसिफिक टू डैट हॉस्पिटल। उन्होंने फंड रेजिंग इवेंट की, आपने डोनेट किया, अब वो जो उनको पैसे मिले हैं वो सिर्फ किसके ट्रीट होंगे, कराची के लिए ट्रीट होंगे, वो उसको लाहौर के शौकत खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक डोनेशन। अब जब आपको डोनेशन मिल रही होती है किसी स्पेसिफिक एसेट को बिल्ड करने के लिए, किसी स्पेसिफिक एसेट को परचेज करने के लिए, तो आपने उस एसेट का फंड बनाया होता है, उस स्पेसिफिक एसेट का फंड बनाया होता है, बिल्डिंग फंड बनाया होगा या इस तरह कोई फंड वगैरह जो है आपने क्या किए होंगे, क्रिएट किए होंगे। जब आपको डोनेशन मिलेगी उसके लिए तो कैश आपका डेबिट होगा, और वो रिस्पेक्टिव फंड में क्या करेंगे आप, अमाउंट जो है वो डाल रहे होंगे कि भाई ये किसके लिए मिली है, ये डोनेशन मिली है हमें कराची के लिए, या ये मिली है लाहौर के लिए, ये सारा कुछ जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। और जब हम इसमें से एक्सपेंसेस के लिए बात करें तो एक्सपेंसेस के लिए क्या होगी कि जी आपको फॉर एग्जांपल आपने इलाज करवाना है, कोई कैंसर का केस आ गया स्पेशल, उस पर चाहिए डोनेशन, तो आपको उसके लिए मिलेगी कैश डेबिट, और वो वेलफेयर एक्सपेंस क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। जब आप पेमेंट करेंगे तो वेलफेयर फंड डेबिट हो जाएगा और कैश जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये जो एसेट है ना, यहाँ पे अब एग्जामिनर करता क्या है, वो कहता है जी आपको डोनेशन मिली है, आपने रेस किया था कि जी मुझे बिल्डिंग बनानी है, डोनेशन करो, अगला बंदा आपको ला के सीमेंट के बैग दे गया। देखो आपने मांगी है डोनेशन कि मुझे क्या चाहिए, मैंने बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, आपने आवाम से बात लगाई, अगला बंदा ला के आपको 100 सीमेंट की बोरियां पकड़ा कर चला गया।
आपने कहा जी मैंने बनाना हॉस्पिटल, अगले बंदे ने आके आपको लैंड डोनेट कर दिया। आपने कहा जी मैंने वो मुझे बिल्डिंग बनानी है, एक ने ईंटें दे दी हैं, एक ने सरिया दे दिया है, एक ने आपको सीमेंट दे दिया। तो लोग इन काइंड भी डोनेशन करते हैं। अगर इन काइंड डोनेशन होती है तो रिमेंबर उसके लिए याद रखिएगा, हम उसको फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। ये हम आगे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में डिस्कस भी कर रहे होंगे, और ये हम तकरीबन ये चीज़ें गवर्नमेंट ग्रांट्स में भी डिस्कस करके आ चुके हुए हैं। ये किसके ऊपर रिकॉर्ड होगी, हमारी फेयर वैल्यू के ऊपर। जो सीमेंट की, सरिये की, ईंटों की होगी, उसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और तीसरा है कि आप डोनेशन नहीं मांग रहे, आप अपने जनरल रिजर्व से फंड सेट कर रहे हैं। मतलब आपके पास एक जनरल फंड पड़ा हुआ है, और आपने इस फंड से ऑलरेडी क्या कर दी है, रकम मुख्तिस कर दी है। किसके लिए जी, हम स्कूल बना रहे हैं, स्कूल के लिए चंदा भी मांग रहे हैं, तो आप उसके लिए भी कुछ पैसे अपनी नॉर्मल फंड से एलोकेट कर देते हैं। अगर ये एलोकेट करेंगे तो वही होगा, जनरल फंड या एक्यूमुलेट फंड जो है डेबिट हो जाएगा, और लाइब्रेरी फंड या स्कूल फंड या बिल्डिंग फंड जो भी है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। और जब पेमेंट करेंगे तो लाइब्रेरी फंड डेबिट, और कैश जो है आपका क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो सर ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे डोनेशन, बिकॉज ये डोनेशन के ऊपर हमने जाके पूरा ASNP अपना बेस कराना है। तो ये डोनेशन का मुझे पता होना चाहिए। हमारा पास पेपर में एक सवाल है, डेट इज चौंगटर इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाला, वो इसके ऊपर बेस करता है। मेहताब वेलफेयर वाला जो है वो इसके ऊपर हमारा बेस कर रहा होता है। तो ये डोनेशंस हैं, इनका हमें पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, अब इनको रिपोर्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो हम ASNPO में देख लेते हैं। बट डोनेशन मिलेगी, या तो स्पेसिफिक होगी, या हमारे पास क्या होगी, जनरल डोनेशन होगी। स्पेसिफिक को कैसे रिकॉर्ड करना है, जनरल को कैसे रिकॉर्ड करना है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद कोई भी एनपीओ ऐसा होता है, या ऐसी एनपीओ होती है जो अपनी मेन सर्विसेज के साथ साथ अपनी ऑक्सिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे आपने एक एनपीओ बनाई, आपने एक हॉस्पिटल खोल लिया। हॉस्पिटल जो है वो फ्री है, हॉस्पिटल कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं ले रहा दवाइयों के, इलाज के। लेकिन हॉस्पिटल जो है अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल कहता है यार इलाज तो फ्री है, पर्ची के पैसे 10 रुपये ले लेता है पर पर्सन, पर पेशेंट 10 रुपये बस पर्ची के पैसे हैं। एक्सरे के जरिए आपने हमसे करवाने हैं, लैब्स ओपन की हुई हैं, तो इसके भी पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। आपने क्लब बना लिया, क्लब फ्री था, लेकिन आपने कहा जी जिम करना है, उसके अलग पैसे हैं। स्विमिंग पूल के अलग पैसे हैं, टेनिस के अलग पैसे हैं। लाइब्रेरी आपने बनाई, लाइब्रेरी फ्री है, अब बुक इशू करने के अलग पैसे हैं, स्टॉल मेंटेन करने के अलग पैसे। तो आप अपनी ऑक्सिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि ये छोटे इलाकों में, यहाँ दूर दराज जो जितने भी ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ट्रस्ट बने होते हैं, उसमें इलाज मुआवजा टोटली फ्री होता है। लेकिन टेस्ट वो कहते हैं जी आपने हमसे टेस्ट करवाना है, और टेस्ट वो सस्ता भी होता है। अगर बाहर टेस्ट 1000 रुपये का 300 करके दे रहे होते हैं, तो ये उससे भी कुछ ना कुछ पैसे तो कमा रहे होते हैं। अब वो जो पैसा कमाएंगे उसका असूल क्या होगा, कि उनको जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करके इनसे जो रेवेन्यू मिलेगा, और उसमें से जो इनकी डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हुई होगी वो लेस करवाएंगे। ये नेट प्रॉफिट होगा, और ये किसका पार्ट बन जाएगा, इनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बन रहा होगा। ये ऑक्सिलरी सर्विसेज सबको क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी एनपीओ है और आपकी एनपीओ ने ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी स्टार्ट की हुई हैं। मतलब आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फ्री है, और लाइब्रेरी वालों ने अपना एक कैंटीन खोला हुआ है। आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल फ्री है, लेकिन हॉस्पिटल वालों का ही एक हॉस्पिटल मैनेज कैंटीन चल रहा है, और उस कैंटीन से जो है वो क्या है, आपको पैसे वगैरह मिल रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह जो है वो आ रहा है, और आपने अब इसको कैलकुलेट करना सीखना है। तो सर ये भी आसान है, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या करनी है, आपने बनाना है।
अब ये सेपरेट बनेगा, और आप जब एनपीओ कैलकुलेट कर रहे हैं, आप वर्किंग में जाएंगे और वर्किंग में ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है बना रहे होंगे कि आपको उस एनपीओ मतलब उस कैंटीन से, उस आइसक्रीम शॉप से, उस आइसक्रीम पार्लर से रेवेन्यू कितना मिला है, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसकी ही इन्वेंट्री, अब ये सारा कुछ उसी में से लेस करना है कि जी उस कैंटीन का ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, परचेजेस कितनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, लेस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होगी। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे, जीपी आ जाएगा। फिर वो जो कैंटीन रन कर रहे हैं, उसकी सैलरीज, उसका रेंट, उसके सारे खराजात लेस करवा के आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, नेट लॉस भी आ सकता है। अगर नेट प्रॉफिट हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड कर दीजिएगा, अगर नेट लॉस हुआ, लेस करवा दीजिएगा। क्या ये मुश्किल है? लेकिन इसमें एक ट्रिक होती है। इसमें ट्रिक क्या है कि जहाँ पे आपको वो प्रॉफिट देगा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, इसको साथ ही आपने ये 3 अकाउंट्स जो है वो लाज़मी बनाने हैं। ये 3 अकाउंट्स जो हैं आपके ऊपर वाजिब हैं। कौन-कौन से? इन्वेंट्री का, क्रेडिटर्स का और डेटर का। बिकॉज़ वो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन करेगा। ठीक है? वो आपको ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल गिवन करेगा, तो आपने ये 2 अकाउंट, 3 अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले आप अकाउंट बनाएँगे इन्वेंट्री का, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगी कि भाई मेरा ओपनिंग स्टॉक ये था, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होगी कि भाई मेरा क्लोजिंग स्टॉक ये था। अब आपको उसने सेल्स भी गिवन की होंगी कि हमारी सेल्स इतनी थी, और उसने आपको प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप बताया होगा, तो आपने मार्कअप मार्जिन की बेसिस के ऊपर जो गिवन किया होगा, आपने क्या कैलकुलेट करनी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी होगी। अगर मार्कअप हुआ तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मार्जिन हुआ तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर हम बात करें मार्कअप की, तो उसने अगर आपको मार्कअप गिवन किया हुआ, तो मार्कअप पे हमें पता है कॉस्ट हमारी हमेशा 100% होती है, प्रॉफिट जो है इस कॉस्ट के ऊपर बेस करता है, और सेल प्राइस जो है वो आपकी फिर टोटल आती है। अगर उसने आपको सेल प्राइस गिवन की हुई, साथ प्रॉफिट परसेंटेज गिवन की हुई, तो आप वर्क बैक करके कॉस्ट निकाल सकते हैं। और अगर आप बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन में हमें पता है कि हमारा जो सेल प्राइस है वो हमारी हमेशा 100 होती है, प्रॉफिट हमारा सेल प्राइस पे बेस करता है, और कॉस्ट मेरे पास ये आ रही होती है। तो आपको उसने अगर मार्जिन का वर्ड गिवन किया, परसेंटेज गिवन की, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे, तो आपके पास ये परचेजेस की आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर कि आपने इतनी इन्वेंट्री परचेज की थी। इसको जाके आप लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट में कि जी ओपनिंग क्रेडिटर इतने थे, क्लोजिंग क्रेडिटर इतने थे, इतनी आपने परचेजेस की है। तो ये जो पेड की अमाउंट होगी, ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। तो ये 2 अकाउंट तो साथ इकट्ठे बनाएँगे, और तीसरा अकाउंट जो है वो आपका बनेगा, और वो किसका होगा, डेटर का, कि आपके ओपनिंग लेटर इतने थे, क्लोजिंग लेटर इतने थे, ये आपने राइट ऑफ कर लिए हैं, इतने आपके बैड डेट हो गए थे, ये आपको अमाउंट जो है वो रिसीव हो गई है, और ये आपकी सेल्स है। आपको सेल्स गिवन होंगी नॉर्मली, जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। तो ये 3 अकाउंट्स बना के आप अपना ये वर्किंग में जाके ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट जो है वो बना रहे होंगे। डन? उसके बाद लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन इनकम। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनपीओ इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों समझा जाता है। इसकी वजह से, अगर मेरा सवाल हो ना आप लोगों से, यार आपको एनपीओ में अगर आपने पहले कभी पेपर दिया है या पढ़ रहे हैं या सवाल भी करेंगे, सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है? आपका जवाब सबका एक कॉमन आएगा, सर सब्सक्रिप्शन की ना वर्किंग नहीं हो पाती। ऐसा है कि नहीं? सब्सक्रिप्शन जो है वो आपने ना खुद मुश्किल बनाई हुई है। सब्सक्रिप्शन को हम अभी टी अकाउंट बनाएंगे, उसमें देखिएगा
और मैं आपके साथ इसकी एक असाइनमेंट भी शेयर करूँगा, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन की असाइनमेंट है, वो कर लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में कभी सब्सक्रिप्शन इनकम गलत नहीं होगी, कभी भी गलत नहीं होगी। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो रिमेंबर इसमें कंसेप्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन आपने लेनी होती है हमेशा फॉर द ईयर। अब फॉर द ईयर का मतलब क्या है, एक आपका एनपीओ है, उसका ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी 2024 पे और ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 2024 के। आपको जो इनकम कैलकुलेट करनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी इनकम कैलकुलेट करनी है। अब कुछ मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, इस स्टेट पैसे देंगे, वो पूरे साल के होंगे, ठीक है, समझ आती है, आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेंगे। कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिन्होंने आपकी एनपीओ या क्लब या जो भी है वो ज्वाइन ही किया होगा 1 जुलाई 2024 को। जब ये ज्वाइन किया तो सब्सक्रिप्शन तो फॉर द ईयर होती है, पैसे आपने पूरे साल के ले लिए, तो उसमें देखना पड़ेगा कि जो पैसे पूरे साल के लिए कि इतने पैसे इस साल से रिलेट कर रहे हैं और बाकी जो है वो क्या होगा, आपके पास एडवांस पैसे आ गए होंगे। और कुछ आप देखेंगे कि अमाउंट यहाँ पे है लेकिन वो 2023 से है, अभी तक अमाउंट आपको रिसीव ही नहीं हुई, अभी तक अमाउंट आपको वसूल ही नहीं हुई, वो आ जाएगा। तो मतलब इसमें आपके पास कंसेप्ट होगा रिसीवेबल का कि एक इनकम आपको अभी तक मिली नहीं है, और कुछ आपके पास होगा एडवांस का कि ये इनकम आपको एडवांस में मिल गई है। तो ये दो चीज़ें हमने सेग्रीगेट करनी होती हैं। तो सर देखें, जब आपको सब्सक्रिप्शन इनकम मिलेगी, जब मिलेगी, बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो, ये देखो, ये सब्सक्रिप्शन कौन सी है जो आपको आई, मतलब जहां जहां बैंक डेबिट हुआ जितना, वो सारी कहां में चली गई है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हमने क्या करनी होती है, लिखनी होती है। कहाँ लिखनी है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कि हमारा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनता है, और उस अकाउंट के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपनी सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब देखें, आपके पास कंबाइंड अकाउंट बनना है रिसीवेबल्स का और पेएबल्स का। यहाँ आपके पास आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस, और ये ओपनिंग बैलेंस वो है सब्सक्रिप्शन का जो रिसीवेबल है, जो आपको अभी रिसीव सब्सक्रिप्शन नहीं हुई, आपको था ये लोग मेंबर्स ईयर एंड पे पैसे दे देंगे, बट उन्होंने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए। यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल्स का। ये आ जाएगा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिली है, प्रीपेड एडवांस में मिल गई है, और ये आ जाएगा उनका आपके पास क्लोजिंग बैलेंस एडवांस का आ गया। ये चारों बैलेंस गिवन होंगे जो आपको मिल रहे होंगे। अब देखो, ये था कैश, कैश अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे जो कैश आया वो आपने यहाँ पे लिख लिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और ये किसका पार्ट बनेगी, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बन रही होगी। तो सर सिंपल ये एक टी अकाउंट है जो आपने क्या करना होता है, बनाना होता है। इज दैट क्लियर? जैसे सवाल है, देखें जी, सवाल से समझते हैं इसको हम। At 31st March 2016, a cricket club had membership subscription in arrears amounting to rupees 48,000 and received 12,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। एरियर्स वो भाई जिनके बकाया जात हैं, जिन्होंने हमें देने हैं, और एडवांस कितनी है, 12,000 की। ड्यूरिंग द ईयर 31 माह 17 क्लब रिसीव 6,24,000, क्लब को 624 मिला। 26 मेंबरशिप जो हैं वो अगले साल के लिए हैं 1200 पर एनम के हिसाब से। 16 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमें पैसे देने हैं, हमने सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देना कितनी इनकम आएगी। देखो, ये है, आप इसका बनाएंगे टी अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ब्रॉड डाउन, ये किसका है, जो हमारे पास एरियर्स हैं जो हमने अभी वसूल करनी है। और ये आ जाएगा मेरे पास कैरिड ऑन, ये किसका होगा, एरियर्स जो हमने वसूल करने हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉड डाउन किसका, जो हमें एडवांस मिल चुका है, वो
और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट ऑन, ये किसका होगा, एडवांस का होगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, मार्च 16 ओपनिंग के ऊपर 48,000 हमें लोगों से वसूल करना था, तो भाई ओपनिंग एरियर्स जो है वो लिख लो। उसने कहा है हमें एडवांस मिला हुआ था, वो कितना था, 12,000 था सर, वो भी लिख लो। उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर कैश हमें रिसीव हुआ 6,24,000 रुपए का, तो कैश आपको रिसीव हुआ है 6,24,000 रुपए का, आप यहाँ पे अपना कैश भी लिख लो। अब इसमें 26 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अगले साल की पेमेंट कर दी है 1200 की, तो 26 मेंबर हैं जिन्होंने 1200 की पेमेंट कर दी है, तो हमें एडवांस कितना मिला है, 31,200, 31,200 जो है वो हमें क्या मिला, एडवांस मिला है। 16 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, अभी कर लेते हैं, 16 इंटू 1200, 19,200। अब आप इस अकाउंट को क्लोज कर लें और जल्दी से बताएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी, हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी होगी, 5,76,000, 5,76,000 जो है वो हमारी क्या बनेगी, सब्सक्रिप्शन इनकम बन रही होगी। और जब हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये इनकम हम कैलकुलेट करके लिख देंगे भाईजान कि ये सब्सक्रिप्शन इनकम इतनी हमारी आ रही है। तो ये है सबसे ज्यादा मुश्किल एडजस्टमेंट जो हमें पेपर में लग रही होती है। इसके लिए सिर्फ दो सवाल हैं पास्ट पेपर में, एक है सीव्यू क्लब, एक सीव्यू क्लब की सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट कर लो, एक है आपके पास वायलिन क्लब वाला। ये दो की सब्सक्रिप्शन इनकम अगर आपसे हो जाती है, आप दुनिया में कभी इस चीज से मार नहीं खा सकते। क्लियर है ये। उसके बाद है राइट ऑफ, उसके बाद है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी हो गई है बैड डेट, सब्सक्रिप्शन क्या हो गई है आपकी, बैड डेट हो गई है। मतलब क्या, बैड डेट कब होता है, फॉर एग्जांपल 2016 में आपको 40,000 जो है वो मिलना था, नहीं मिला, 2017 आ गया और आप वेट कर रहे हैं 40,000 रुपए का, जिसमें लगा पता कि भाई 10,000 तो मिलना ही नहीं है, अब आपको तो 30 ही मिलना है, जो 10,000 आपको नहीं मिलना, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका बैड डेट हो गया है। इसको आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। इसे क्या करना है, हमने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कहाँ लिखते हैं, सिंपल सी बात है, ये क्रेडिट साइड के ऊपर जितना बैड डेट होगा, जो राइट ऑफ होगा वो हम यहाँ पे शो कर रहे होंगे। मतलब अगर कोई सब्सक्रिप्शन इनकम राइट ऑफ करनी होगी, कोई बैड डेट होगी, वो हम इस साइड के ऊपर क्या करेंगे, शो कर रहे होंगे। कैसे, इस एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। कहते हैं जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। एट 31 मार्च 2016 अ क्रिकेट क्लब हैड अ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 48 एंड रिसीव 12,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो भाई लिख लेते हैं, हमारे पास एडवांस आ गया, वो कितना बनता है, 12,000 बनता है। हमारे पास एरियर्स कितना आ गया है, दैट इज 48,000 जो है वो बन रहा है। अभी हमने इसको निकालने हैं, कैश कितना मिला इसको, 6,24,000 जो है वो क्या मिला है इसको, कैश जो है वो मिला है। 26 मेंबर्स हैं जिन्होंने अगले साल के पैसे दे दिए हैं एडवांस, तो 26 इंटू ये बनेगा हमारे पास 31,200, 31,200 हमारे पास एडवांस आ गया। 16 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अब तक हमें पैसे देने हैं, तो ये 16 इंटू 1200 बनेगा हमारे पास 19,200, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वो कह रहा है हाफ ऑफ द मेंबर्स, ये देखो ध्यान से पढ़ो, हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर्स एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, मतलब पिछले साल उन्होंने पे नहीं किया और हमने फैसला किया राइट ऑफ कर दो। मतलब 48,000 था हमारे पास ओपनिंग जिनसे रिसीव करना था, आधों ने पे नहीं करना,
इसका मतलब 24,000 हमें मिलना नहीं है, राइट ऑफ कर दो। तो जो हम राइट ऑफ करेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कितना राइट ऑफ हो गया, 24,000। इसका मतलब है कि भाई ये मेरे बैड डेट्स हैं। तो अब बताओ हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी जाएगी, बताओ जरा। बताओ। 552 ट्रिपल जीरो। तो इस तरह से हम राइट ऑफ कर रहे होते हैं। तो सर इसी के साथ हमारा बेसिक एनपीओ खत्म होता है। सर एनपीओ है ही यही। अब इसमें सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एडजस्टमेंट्स करनी है चंद एक जगहों पे। इन्वेंट्री कैसे ट्रीट करनी है, रिसीवेबल्स कैसे ट्रीट करने हैं, फंड्स को अभी खासतौर पे जो हमें डोनेशंस मिली है रिस्ट्रिक्शन कैसे करनी है, सिर्फ वो देखे खत्म हो जाता है। रिसेंट टाइम का सवाल है, इसको देखते हैं। ये सवाल है आपका स्प्रिंग 2024 का। और अभी देखते हैं कितना मुश्किल है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जीसी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जेमिनी क्लब प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2023। उसने क्या की है, 2023 के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो क्या की हैं, बना दी हैं। uh, the Excel sheet containing the statement of income and expenditures account was inadvertently deleted। कि वो जो एक्सेल शीट थी ना वो डिलीट हो गई है। अगर थोड़े से ही अपडेटेड होते तो गूगल शीट्स पे बना लेते तो कभी डिलीट ही ना होती, रिकवर हो जाती। और अगर इनका एक्सेल पेड होता, वो क्रैक वर्जन ना होता तो तब भी रिकवर हो जानी थी। मेरे से पूछते मैं उनको रिकवर करा देता। द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट अलोंग विद द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अवेलेबल। उसने हमें बैलेंस शीट भी दे दी है और उसने हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी दे दी है। हमने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाना है। तो बैलेंस शीट की बात करें तो हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं नेट। नेट का वर्ड इसने इसलिए लिखा है बिकॉज इसमें डेप्रिसिएशन उड़ाई हुई है हमने। क्या की हुई है हमने, डेप्रिसिएशन उड़ाई हुई है, डेप्रिसिएशन इसमें नहीं है। ये बुक वैल्यू है। मेंबर सब्सक्रिप्शन है हमारे पास एसेट्स में 158 270। ये एसेट्स में शो हो रही है। इसका मतलब ये वो है जो एरियर्स, जो हमारे पास एरियर्स में है, ये हमने वसूल करनी है। ठीक है। और ये मेंबर सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज में है। सर ये वो सब्सक्रिप्शन है जो मेरे पास क्या है, एडवांस लेके चलनी है। अगर हम यहाँ पे इसको देख के सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएं तो 2022 के सब्सक्रिप्शन जो एसेट्स में आ रहे हैं रिसीवेबल, वो मेरे पास कितने बनते हैं, 158। क्लोजिंग रिसीवेबल मेरे पास कितने बनते हैं, डैट इज 270 बनते हैं। अगर मैं लाइबिलिटी पे आऊँ, ओपनिंग लाइबिलिटी मेरी बनती है 25 की, क्लोजिंग लाइबिलिटी मेरे पास कितनी बनती है, 20 की बनती है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, डन हो गया। उसके बाद है जी टक शॉप का रेंट है, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, ये रेंट है, रेंट एडवांस में लिखा है, डेट इज प्री पेड, आपने पे किया हुआ है। ऑफिस सप्लाईज है, एडवांस सैलरीज हैं, बैंक इसने हमें गिवन किया हुआ है। जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर उसने हमें गिवन किया हुआ है। फिर लाइबिलिटीज में मेंबर सब्सक्रिप्शन है, सैलरीज पेएबल है, यूटिलिटीज पेएबल है। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट जो है उसने हमें क्या किया हुआ है, वो भी गिवन किया हुआ है। अच्छा जी, वो कहता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 में। ये रिसीट्स एंड पेमेंट का मतलब है कैश अकाउंट उसने हमें गिवन किया हुआ है। मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने की हुई है, 790 की। ये आपके पास कैश आ गया, बैंक आ गया 790 का, यहाँ पे लिख लें आप। टेनिस कोर्ट फंड ये वहाँ निकलेगा। कंट्रीब्यूशन जो आपके पास आ जाएगी फॉर एनुअल स्पोर्ट इवेंट 49 की है। एंट्रेंस फी फॉर स्पोर्ट फंड 86 का आ जाएगा। टक शॉप रेंट आ जाएगा आपके पास 248 का। स्क्रैप सेल आपके पास आ जाएगी। सैलरीज पे की हैं, फिक्स एसेट्स खरीदे हैं आपने, एनुअल स्पोर्ट इवेंट पे खर्चा हुआ है। अब एनुअल स्पोर्ट से हुआ 49, खर्चा हुआ 180, लॉस है।
मिससेलेनियस सप्लाईज आपकी 132 की पेमेंट हुई है, यूटिलिटीज पे 214 का हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे 40 का हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट के ऊपर जो है आपका खर्चा 110 का हो गया, कोडिंग बैलेंस आपका 450 का है। तो ये सवाल है, इसको जल्दी से रीड करके बताएं। सवाल समझ आया? अगर सवाल समझ आया, सर 9 नंबर का सवाल है और एग्जामिनर ने स्प्रिंग 24 में ये लिटरली एहसान किया था, इससे आसान सवाल एनपीओ का कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज उसने आपको बैलेंस शीट गिवन की है, उसने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन किया, आपने बस ओपनिंग क्लोजिंग में इस साल के एक्सपेंसेस पेमेंट्स को एडजस्ट करवा के बैलेंसेस अपने कैलकुलेट करने हैं। तो जल्दी से बताइए, समझ आया? चलें जी, सॉल्व करें इसको। पढ़ लिया आप लोगों ने? चलें जी, ये सवाल पढ़ते पढ़ते ही मेरा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट तो बन गया था और हमने सारे सब्सक्रिप्शन के वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेस आउट कर ली थी। ज़रा बताएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी आएगी? 907। सर ये 907 जो है आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम बनती है। जब अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होंगे तो ये मेंबर्स सब्सक्रिप्शन की वर्किंग बनाएं और 907 जो है वो लिख लें कि ये आपकी इनकम आती है। डन हो गया? उसके बाद ये देखें, टक्स ऑफ रेंट आपके एसेट्स में आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें ये रेंट आपको रिसीव हुआ है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर इनकम। आपने कोई चीज जो है वो रेंट पे दी हुई है, तो अब आपके लिए क्या है, वो इनकम जो है वो कंसीडर हो रही होगी। तो रेंट आपको रिसीव हुआ है, उसकी हमने क्या करनी है, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर। तो यहाँ पे थोड़ी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेंट पड़ा हुआ है किसमें, रिसीवेबल्स में, एसेट्स में। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये ब्रॉड डाउन कितना होगा,
37, कैरिड ऑन कितना हुआ 41, रेंट रिसीव कितना हुआ है कैश डेबिट, और रेंट अकाउंट क्या हुआ होगा क्रेडिट, दैट इज 248। इसको सॉल्व करें तो आपकी रेंटल इनकम कितनी आएगी जरा बताएं। 252, तो दैट इज योर रेंटल इनकम। ये आपकी इनकम फॉर द ईयर बनती है। सर देख लो ये आपकी इनकम फॉर द ईयर आ गई, कितनी बनती है 252 बनती है। फिर यहाँ पे स्क्रैप बेची है, स्क्रैप वैसे ही आपकी इनकम बनती है, ये भी क्या हो जाएगी आपकी एज इट इज इनकम आके रिकॉर्ड हो गई। तो ये तो आपकी 3 इनकम हो गई जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉर्ड होनी है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस के भी टी अकाउंट्स बनाओ, वैल्यूज निकाल लो। पहले हम लेते हैं सैलरीज। सैलरीज में हम देखते हैं, सैलरीज हमारे पास यहाँ पे देखो पेएबल भी हैं, वहाँ पे एडवांस पेड भी हैं। तो लिख लो आपके पास ओपनिंग पेएबल सैलरीज जो है वो 41 की थी, क्लोजिंग पेएबल जो है वो कितनी थी आपकी 52 की थी। एडवांस सैलरी ओपनिंग आपकी 15 की आ रही है, क्लोजिंग सैलरीज जो है यहाँ पे कितने की आ रही हैं 18 की आ रही है, ये भी हो गया। सैलरीज पेड कितनी हुई है 560 की। तो क्लोज करें, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आता है, सॉरी सॉरी ये उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, बिकॉज एक्सपेंस है ना, ये देखिए ना, ये पेड हुआ, ये पे हुआ है, तो कैश क्रेडिट सैलरीज अकाउंट हमारा डेबिट हुआ होगा, तो ये 560 हमारा यहाँ पे आना है, उल्टा लिखा गया, सॉरी माय बैड। इसको देखें 15 जमा 560 जमा 52, ये बनेगा 627, 627 -18 -41, तो कितनी बनेगी 568। तो ये आपका सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर बनता है 568। चेक कर लें यही आया है, सर यही आया है 568, आप उसको देख सकते हैं। डन। अब ज़रा बात करते हैं हम डिटेल्स की। सिर्फ इस सवाल में ना चीज़ें पकड़नी ध्यान से हैं, सवाल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बस चीज़ें ध्यान से पकड़नी है हमने। यूटिलिटीज की बात करते हैं। देखिए यूटिलिटीज पेड है, पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स तो आपकी इस साइड पे शो हो गया, ठीक है जी, हमारा कैश या बैंक आ गया, डैट वॉज 214। यूटिलिटीज लाइबिलिटी भी थी, ओपनिंग लाइबिलिटी 18 थी, क्लोजिंग लाइबिलिटी जो है वो हमारे पास 25 थी, तो 25 थी, तो बताएं कितना आते हैं यूटिलिटीज एक्सपेंस फॉर द कितना आता है 221। सर 221 से वेरीफाई कर लेते हैं, देख लें वजन 221 ही आ रहा है, दोनों हमारे एक्सपेंसेस टैली हो गए हैं। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर, और कोई आसान चीज़ है देख लेते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड की बने 40 की, तो ये एक्सपेंस है 40 का हमारे पास, ये भी आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या है, देख लेते हैं और कोई एक्सपेंस हमारा है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर मेरे पास डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, और मुझे
देखना पड़ेगा। मिसलेनियस सप्लाईज जो हैं वो 132 की इसने यहाँ पे गिवन की हैं, ठीक है, ये पेमेंट्स में आ रही हैं। और मिसलेनियस सप्लाईज का हमारे पास ये भी गिवन है, तो खर्चा तो हुआ है। इसको देख लेते हैं मिसलेनियस को। मिसलेनियस कितने की हैं? 132 की है। तो हम इसको देख लेते हैं मिसलेनियस। अब मिसलेनियस 132 की हैं, तो ओपनिंग एसेट है हमारे पास 10 का आ गया। और हमारे पास क्लोजिंग जो है वो कितने का आ गया? 13 का आ गया। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और पेमेंट हुई है कैश क्रेडिट, सप्लाईज डेबिट हुई होंगी कितने की? 132 से। तो बताएं कितना एक्सपेंस आता है फॉर द ईयर? 129। तो ये जी मिसलेनियस एक्सपेंस भी हमारे पास आ गया 129, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं। एक मेरे पास ये रह गया है स्पोर्ट्स इवेंट, और दूसरा मेरे पास रह गया है डेप्रिसिएशन, बिकॉज नेट एसेट्स हैं। तो नेट एसेट्स को नेट उसने लिख दिया है, तो सवाल में लाजमी डेप्रिसिएशन जो है वो भी क्या होगी? शामिल होगी। तो एनुअल स्पोर्ट इवेंट की हम देखते हैं हमें पैसे मिले कितने थे और हमने खर्च कितने किए हैं, वो देखते हैं। तो देखो जी 49 और 86 ये कंट्रीब्यूशन और एंट्रेंस फी है। स्पोर्ट्स इवेंट की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स इवेंट की जो पैसे आए हैं 49 प्लस 86 कितना बनता है? बताएं ज़रा। 135। इसमें से हम लेस करवाएंगे हमारे एक्सपेंसेस। देखिए एक एक्सपेंसेस वो हैं जो हमने पे कर दिए हैं, और वो है हमारे 180। 180 हमने पे कर दिए हैं, और 10 मेरे पेएबल हैं। 180 पे कर दिए, 10 पेएबल है, इसका मतलब टोटल कितने बनते थे? 190। 135 में से 190 हमने लेस करवाए, क्या जवाब आएगा? 135 में से तो 190 के क्या जवाब आते हैं? 55 का लॉस है। तो 55 का लॉस हमारा एक्सपेंस होता है। सर ये ले 55 का एक्सपेंस भी हमारा क्या हो गया? यहाँ पर शो हो गया। डन। अब हमारे पास रह गया है पीपी का अकाउंट, वो हम बना लेते हैं। 1300 ओपनिंग है और 1403 जो है हमारा क्लोजिंग है। लिख लेते हैं पीपी का अकाउंट जो बनाना है हमने फिक्स एसेट्स का। 1300 जो है वो मेरा क्या है? ओपनिंग गिवन किया है इसने, और क्लोजिंग कितना है? 1403 जो है वो इसने हमें क्लोजिंग गिवन किया है। डन हो गया। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन, पेमेंट्स में आते हैं सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट 110 की ऐड होनी चाहिए, और फिक्स एसेट बनवे के ऐड होने चाहिए। इसने बनवे के फिक्स एसेट किए, ऐड होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट 110 की भी क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। तो 1300 के ओपनिंग एसेट्स थे, हमने टेनिस कोर्ट कंस्ट्रक्ट किया 110 का, वो भी इसमें कैपिटलाइज हो जाएगा। बनवे के हमने फिक्स एसेट लिए, वो भी क्या हो जाएंगे? इसमें से कैपिटलाइज हो जाएंगे। और तो कुछ नहीं है, मतलब डिस्पोजल वगैरह तो इसमें शो नहीं हो रहा। इसका जमा करें कितना बनता है? मतलब अगर यहाँ पे कोई बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है, वो मेरी होगी डेप्रिसिएशन, कितनी आती है ज़रा बताएं? 99 की डेप्रिसिएशन आ रही है। ये 1300 जमा 92 जमा 110 क्या आते हैं? 1300 जमा 92 जमा 110 क्या जवाब आते हैं? 1502। यहाँ भी आ गया 1502। यहाँ पे हमारी डेप्रिसिएशन 99 की आ गई। सर ये लें डेप्रिसिएशन 99 की, और कुछ भी नहीं है, सवाल सॉल्व हो गया। ये हमारी इनकम फॉर द ईयर थी, ये हमारे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, और ये मेरी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 62 की है। देखिए जी इसने क्लोजिंग बैलेंस में जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखा है, ये 62 ही लिखा हुआ है। तो हमारा जवाब जो है वो एग्जैक्ट मैच करता है इस सवाल के साथ। तो ये रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल था, जेमिनी क्लब स्प्रिंग 2024 का। इसके साथ हमारा बेसिक ईपीएस जो है वो कंप्लीट होता है, एंड होता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद
ASNPO, उसमें सिर्फ हम फंड अकाउंटिंग सीखेंगे और फंड अकाउंटिंग सीखने के बाद फिर हम फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारे एज पर द स्केड्यूल है वो हम कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेशन जो है वो वाइंड अप होते हैं। अब डेट 1 हमारा वाइंड अप एनपीओ पूरा हो गया है। अब सिर्फ कल 15 से 20 मिनट की डिस्कशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ASNPO के ऊपर। उसके बाद फिर हम सेरस क्लब और ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। अब बताएं जी एनपीओ में क्या मुश्किल है। एनपीओ सिर्फ यही है, एनपीओ एक मुश्किल चैप्टर है ही नहीं। क्या मुश्किल है एनपीओ में? आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा, खत्म हो जाएगा। कल हमने 3 सवाल और करने हैं एज पर आवर स्केड्यूल। कौन कौन से हैं? कल हमने करना है एस्टेक क्लब, सेरस क्लब और मेहताब वेलफेयर। तो कल 3 सवाल मैं आपको कल और करवा दूंगा और बाकी 3 से 4 की मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग मजीद शेयर कर दूंगा। तो भाई एक अभी करवा दी है, 3 कल करवा दूंगा, 3 से 4 की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। मेरे ख्याल से उसके बाद एनपीओ के यू कैन से डेट 4 और 4 8 सवाल हो गए हैं मेरे एंड से। पीछे इसमें कुछ बचा ही नहीं है। सवाल शुरू कहाँ से करना है? जहां से दिल करे सवाल शुरू करें और खत्म करें। तो यहाँ पे हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। डन हो गया। कल हम 4:30 पे स्टार्ट करेंगे, आधा घंटा में टाइम जो है अपना चेंज किए। बाकी जो मसला हो इस फास्ट ट्रैक में जाएं, बाय नाउ पे क्लिक करें, यहाँ पे अपना प्रोमो कोड ऐड करें, अब तो पढ़ ले और आपका पेपर जो है इसको एक्सेस करें, जो चीज़ चाहिए यहाँ से लें और अपना पेपर पास करें। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।